नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की। जी हाँ, सुर्खियां अखबार के जरिए हम लगातार आपको उन तमाम खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है जो कल की बड़ी सुर्खियां रही, जो आज की बड़ी खबरें होने वाली है, बहुत सरल अंदाज में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपके साथ मैं दीपिका। भारत के लिए गर्व का ये मौका है, रूस सरकार ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। पीएम नरेंद्र मोदी को 9 जुलाई को रूस के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल द फर्स्ट कॉर्ड से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें रूस और भारत के बीच रणनीतिक पार्टनरशिप और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए दिया गया। तो फिलहाल इस खबर को आप अलग अलग अखबारों में देख सकते हैं और फिलहाल यह खबर मैं आपको दैनिक भास्कर में दिखा रही हूं क्योंकि दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्राथमिकता दी है। और साथ ही जो हेडिंग आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के मॉस्को पहुंचे तो उन्होंने भारत में हो रहे विकास कार्यों को लेकर उपलब्धियों को भी गिनाया और जिस तरीके से युद्ध के बीच में शांति वार्ता भी पूरी नहीं हो पाई है मासूम बच्चों की, लेकिन जाने उसमें जरूर गई है, तो इसको लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की। और इसी दौरान पुतिन की तरफ से मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया, यानी ये भारत के लिए गर्व का पल है। क्यों दीपिका? जाहिर सी बात है, देखिए जो संबंध बताए गए हैं, जिस वजह से ये रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि रूस जो देखिए ना, कोई छोटी कंट्री नहीं है। देखिए चाहे बात रूस हो गया, अमेरिका हो गया, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके से माना जाता है, ये उसकी बानगी है। देखिए वो तस्वीरें कितनी खास हैं, हम अखबारों में वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार। देखिए वो तस्वीर जस्ट हमारे पीछे ग्राफिक के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि ये सम्मान मिलना न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए ये सुखद और गौरवान्वित करने वाला पल है। ये हम कह सकते हैं सुरभि, दो देशों के बीच में एक आपसी सामंजस्य को स्थापित करता है कि हमारे मैत्रीपूर्वक संबंध कितने अच्छे हैं, हमारा जो राजनीतिक संबंध है वो कितना अच्छा है, यहाँ तक कि हमारा जो व्यापारिक संबंध है वो कितना प्रगाढ़ है। ये जो सर्वोच्च सम्मान है ये इस बात की तस्दीक करता है। और एक कोई पहली मर्तबा नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी को इस तरीके से सम्मान से नवाजा गया हो। आपको याद होगा बीते कई दिनों पहले भी आपने देखा होगा कि तमाम देशों ने बारबाडोस की बात करें वहां पर भी, या इससे पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सम्मान किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का किया गया, जो देश के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को हर कोई जानता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हर और उनकी चर्चाएं हैं। हर कोई जब भी वो कहीं पर जाते हैं, किसी भी देश का दौरा करते हैं, तो उनको सम्मान किस प्रकार से दिया जाता है। और यही वो कारण है जिस वजह से जब वो रूस में मुलाकात करने के लिए व्लादिमीर पुतिन से पहुंचे थे तो उनका सम्मान कैसे किया गया, उनका स्वागत कैसे किया गया। और जैसा मेरी सहयोगी दीपिका ने भी इस बात का जिक्र किया, तो आपने इस बात को गौर जरूर किया होगा कि ये रिश्ते आज के नहीं है भारत और रूस के बीच। रूस और भारत के बीच में इन रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने का काम बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, चाहे वो व्यापारिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, या फिर एक मित्र के भाव से हो। तो मित्रता भी झलकती है, वो दिखाई देता है कि कैसे यूरोपीय देश को भी अब समझ आ चुका है कि भारत का डंका कई जगहों पर बज रहा है। और जब अब पीएम मोदी को रूस की तरफ से सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिल गया तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात, बहुत गर्व की बात पूरे हिंदुस्तानियों के लिए है। देखिए इस बात पे हम सुरभि कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 10 साल में जो विजन है तमाम देशों का, जो देखने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है भारत को लेकर, वो कई परिवेश में बदला है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत को गौरवान्वित करने वाले वो तमाम क्षण उन्होंने दिए हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और ये देश के लिए बहुत सर्वोच्च की बात है, सम्मान की बात है। देखिए इसके अलावा देखिए ये भी कहा गया है कि पुतिन के साथ अपने वैचारिकता यानी कि औपनिवेशिक बैठक का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, बैठक में हमने यूक्रेन पर एक दूसरे के विचारों को सुना। पुतिन को सुनने के बाद उम्मीद कुछ ना कुछ बंधी है। देखिए रूस के 2 शहरों में वाणिज्य दूतावास खोलेगा भारत। ये अब जानिए खबर कैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यापार बढ़ाने के लिए रूस के कजान और येकातेरिनबर्ग शहरों में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने का प्रावधान किया, यानी कि इसको ऐलान कर दिया गया है। इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद होगा कि भारतीय समुदाय से कहा कि इससे यात्रा व्यापार में वृद्धि होगी। अभी तक 2
वाणिज्य दूतावास सेंट पीटर्सबर्ग में भी थे और व्लादिवोस्तोक में थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको बता दें कि 2 और यहाँ पर क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं व्यापार को और बढ़ावा देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं जिस सम्मान का हम जिक्र कर रहे थे उसमें खास बात ये भी आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सम्मान की घोषणा रूस की तरफ से 2019 में की गई थी। हाँ। लेकिन 300 सालों पुराना ये सम्मान है जिस सम्मान को सौंपा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और साथ ही खास बात ये भी है कि भारत के पहले ऐसे प्रथम नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें ये सम्मान से नवाजा गया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। जाहिर सी बात है। चलिए सुरभि, आगे बढ़ जाते हैं खबरों में। तो वहीं अब खबर कठुआ से भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल दुखद स्थिति जरूर है कठुआ में, क्योंकि कठुआ में ड्रोन से आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। यहां पर एनकाउंटर की भी खबरें मिली थी, मुठभेड़ भी देखने को मिली थी और कुछ जवानों की जहां जाने गई थी तो कुछ जवानों के घायल होने की भी सूचना मिली थी। जम्मू कश्मीर के लगातार अलग अलग जगहों पर आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की जा रही है, लेकिन इसी को देखते हुए अब कठुआ में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, अब आप समझिए इस खबर को, ये खबर क्यों खास हो जाती है। लगातार बीते कई दिनों से आप जम्मू कश्मीर में हालातों को देख रहे होंगे। जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद से आपने देखा होगा लगातार अटैक जो हैं वो होते जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको बता दें कि 5 बलिदानी जवान देवभूमि उत्तराखंड के शहीद हुए हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर है आनंद सिंह रावत की, जो कि नायब सूबेदार हैं। दूसरी तस्वीर अनुज नेगी, जो कि राइफलमैन है पौड़ी से। आदर्श नेगी राइफलमैन टिहरी से। विनोद सिंह नायब सूबेदार टिहरी से। कमल सिंह हवलदार पौड़ी से। तो बलिदानों के पार्थिव शरीर एयरलिफ्ट तो किए गए हैं। देखिए, सेना के जो पैरा कमांडो हैं वो जंगलों को खंगालने में इस वक्त जुटे हुए हैं। अच्छा सुरभि, बीते कई वक्त से यदि हम देखें, आप नजर दौड़ाएं, आप समझ पाएं, तो लगभग इस साल से लेकर 2 साल तक आप देखेंगी तो कहीं ना कहीं जो पैटर्न है आतंकवादियों का, उस पैटर्न में बहुत बदलाव आया है। पहले जब मरने और मारने की रणनीति अख्तियार किया करते थे, अब घात लगाकर तमाम चीज़ों को अंजाम देते हैं और दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जाती है। हालांकि समय समय पर सेना के जवान उनको अंजाम देते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन इनको ढूंढना अब थोड़ा सा टेढ़ी खीर साबित हो रही है। बिल्कुल ठीक है आपने दीपिका। और खास तौर पर इन आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम तब इन आतंकियों की तरफ से देने की ज्यादा कोशिश की जाती है जब जम्मू कश्मीर में या तो चुनाव का समय हो या अमरनाथ यात्रा हो, क्योंकि अमरनाथ यात्रा इस दौरान चल रही है दीपिका। और सुरक्षा बलों के एक्सपर्ट्स की तरफ से भी इस बात को जानकारी दी गई थी मीडिया में भी कि लगातार इसी तरीके से हर साल उन्हें, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट के तौर पर श्रद्धालुओं को देखा जाता है आतंकियों की तरफ से, और यही वो कारण है जिस वजह से इस बीच में घुसपैठ करने की कोशिश भी हो रही है। जाहिर सी बात है। अब देखिए, आप चाहे आपने जिक्र किया इस वक्त यात्रा अमरनाथ यात्रा चल रही है। अच्छा, इसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब जाहिर सी बात है कि दहशतगर्द नहीं चाहते। 370 धारा जब से हटी है तभी से लेकर आपको बता दें कि सीमा पार में सुगबुगाहट बहुत तेज है। अब आप यकीन मानिए, आप देखें, आपने भी देखा होगा कि कैसे पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आया करती थी। उन तमाम पत्थरबाजियों की घटनाओं पर अंकुश लगा, बहुत हद तक जो चीजें हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना, बौखलाहट जो होती है वो आतंकवादियों में बनी रहती है, और यही एक वजह है कि लगातार आतंकवादी बौखलाहट के बाद ही इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और यही वो कारण है जिस वजह से हमने जम्मू कश्मीर में बीते जून से लेकर जुलाई के महीने तक में अब तक ऐसी कई घटनाएं देखी है। चाहे वो रियासी अटैक रहा हो, चाहे वो कुलगाम अटैक रहा हो, चाहे हमने कठुआ में देखा कि कैसे सेना के वाहन पर हमला किया गया, और इससे पहले भी हमने देखा था कि कैसे अलग अलग जगहों पर निशाना बनाने की कोशिश आतंकियों की तरफ से सेनाओं को की गई थी। क्योंकि डोडा, कठुआ, रियासी, कुलगाम, राजौरी, ये ऐसे तमाम वो इलाके हैं जो कि बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। और जिस तरीके से कठुआ में सैन्य वाहन पर जब हमला किया गया, ग्रेनेड का भी इस्तेमाल हुआ, गोलीबारी का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें हमने अपने 5 जवानों को खोया, तो वहीं 5 जवान बुरी तरीके से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बार बार दीपिका ये भी साबित हो रहा है कि अगर इस तरीके से घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा है तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत में ही रह करके इन आतंकियों की मदद कर रहा है, या मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, स्लीपर सेल के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन स्लीपर सेल इस तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं
हैं उनको यहाँ पे मॉनिटर कौन कर रहा है, उनको देख कौन रहा है, और यही जो कड़ी होती है इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जिस तरीके से जो हमला किया गया है, हम कठुआ की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, जो इस वक्त बड़ी खबर, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक से ज़्यादा आतंकी दलों ने घात लगाकर हमला किया, यानी कि रियासी तर्ज पर हमला हुआ है। 2 वाहनों को इसमें निशाना बनाया गया था, यानी कि बिलावल के बदनोता इलाके में जो हमला हुआ, इस हमले में एक नहीं बल्कि 2 सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया था। सबसे पहले आप ये समझिए कि सेना को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि सेना वहां पर सक्रिय नजर आती है। सेना को टारगेट करने का मकसद यही होता है कि आप सेना को टारगेट करेंगे, यहाँ पर होगा ये कि सभी उसमें बिजी हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, तब आप जो तमाम लोग हैं आप टारगेट किलिंग करने में ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। अक्सर में यही देखा होगा कि किस तरीके से छोटे छोटे मजदूरों को जो वहां पे मजदूरी करते हैं या फिर सब्जियां बेचते हैं, उनको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा था, तो टारगेट किलिंग जैसी वारदात को अंजाम दे रहे थे। अब सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, साफ तौर पर मकसद यही है कि हम बड़े पैमाने पर इनको जवाब देते हैं, लेकिन जड़ से आतंकवाद को खत्म करना होगा। अब एक अलग रणनीति अख्तियार करनी पड़ेगी सेना को भी। वाकई, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। लाजमी है कि जिस तरीके से सेना पर इस वक्त इन हमलों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है लगातार आतंकियों की तरफ से, क्योंकि 2 वाहनों को निशाना तो बनाया गया, लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि उनको इनपुट्स इस बात की कैसे मिली। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस फेल्यूर भी मानते हैं जी, कई हद तक, चाहे आप माने चाहे ना माने, इंटेलिजेंस फेल्यूर होता है, और इस पर भी हमें थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा दीपिका आपने। और इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर। एक खबर मिली है जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की गई है। बलिदानी अंशुमन की मां के साथ में उनकी ये मुलाकात रही है। तो फिलहाल आपको ये भी जानकारी देते हैं, जिस वक्त अंशुमन की माताजी से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं, और ये इस खबर को प्राथमिकता दी गई है दैनिक जागरण में। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की मां से मुलाकात की, और सिंह की मां ने बाद में अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए सरकार से सेना को श्रेणियों में नहीं बांटने का आग्रह किया है। शहीद कैप्टन की मां ने ये अपील ऐसे समय में की है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अग्निपथ योजना पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, और गांधी ने यह भी दावा किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में शहीद अग्निवीर के परिवार को मुआवजे के मुद्दे पर झूठ बोला था। देखिए, अब इस खबर को समझिए। अग्निवीर योजना जो है, जब से योजना लागू की गई थी तब से ऐसा लग रहा था कि विपक्ष मानो सरकार पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तस्वीर जरा आप देख लीजिए पहले, इसके बाद अंदर की खबरें हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। देखिए, यहाँ पर रायबरेली में सांसद व नेता विपक्ष से मिले बलिदानी अंशुमन के माता पिता का सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए, 4 साल में ही किसी को रिटायर कर दिया जाए। और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात भी की शहीद की मां ने। और अब आप समझिए, हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर रायबरेली में होर्डिंग पर पोस्टर लगे, ये एक अलग खबर है, लेकिन किस तरीके से अब साफ तौर पर अग्निपथ योजना जो है इसको लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है सरकार को। देखिए, आपको याद होगा कि राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर पूरी कांग्रेस हो, लगातार अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। अब आपने ये भी देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने भी किस तरीके से इस बात को, इस योजना का विरोध किया था, और इस योजना में बैकफुट पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष आ गया था। तभी राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव के वक्त भी कहा था कि यदि इस योजना में कुछ लूप होल्स हैं तो हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने यही कहा था, यदि हम सरकार में आते हैं, INDIA सरकार में आती है, तो इस योजना को तत्काल प्रभाव से हम रद्द कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अब प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि इस योजना को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। राहुल गांधी शुरू से ही हर एक इसके लूप होल जो है वो गिनाते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दीपिका, क्योंकि ये बात आपको समझने की जरूरत होती है। एक और जब संसद में ये राहुल गांधी को कहते हुए सुना गया कि अग्निवीर स्कीम के तहत में अगर कोई शहीद होता है तो फिर उसे पूरी तरीके से मुआवजा नहीं मिल पाता, जिस पर
एक और जहां राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी को टोकते हुए कहा था कि आप ये गलत कह रहे हैं, ये झूठ है, और वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए बताया गया था कि कैसे अब तक 2 हिस्सों में मुआवजा देने की कोशिश की गई है और अभी भी कुछ अमाउंट पेंडिंग है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद से। तो ये मामला अभी भी लटका हुआ है। लेकिन वहीं कैप्टन हिमांशु की अगर बात की जाए तो उनकी माताजी से मुलाकात करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, और राहुल गांधी ने जिस दौरान अंशुमन की माताजी से मुलाकात की तो उन्होंने यह अपील की कि अग्निवीर स्कीम को हटाया जाना चाहिए। देखिए, चलिए अभी देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार कितनी गंभीर अब आगे नजर आ पाती है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। हाथरस कांड में योगी सरकार का जबरदस्त एक्शन आया। 6 अधिकारियों को आपको बता दें निलंबित कर दिया गया। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो यूपी के हाथरस में बीते 2 जुलाई को सरकार विश्व हरि के सत्संग में मची भगदड़ में एसआईटी रिपोर्ट के बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। इस मामले में स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। एसआईटी ने अपने 300 पेज की रिपोर्ट में इन अधिकारियों की लापरवाही बताई थी। देखिए, हम भी आपको लगातार यही कह रहे थे, सुरभि, इस खबर को सुरभि भी दिखा रही है, किस तरीके से हाथरस का जो मामला था वो लगातार सामने आया। 121 लोग भगदड़ में काल के गाल में समा गए। कहा यही जा रहा था कि जिला प्रशासन से जो परमिशन ली गई थी वो 50,000 लोगों के लिए गई थी। 2.5 लाख लोग कैसे इसमें आ जाते हैं, उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। यही एक बड़ी वजह बनी थी जिसको प्रशासन कह रहे थे जिला प्रशासन जो है वो कटघरे में खड़ा होगा। देखिए हुआ भी। और बिल्कुल देखिए, हाथरस मामले को लेकर अगर हम जब भी बात करते हैं तो नए नए अपडेट्स आपको हर रोज कहीं ना कहीं से आपको सुनने जरूर मिलेंगे। लेकिन अब जब 7 दिनों का समय इस पूरे हादसे पर बीत चुका है तो 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन 300 पन्नों की जो रिपोर्ट पेश की गई है एसआईटी की तरफ से, उस पर भी अब कुछ लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर एसआईटी ने इन 300 पन्नों की जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें भोले बाबा का नाम क्यों नहीं है। क्योंकि भोले बाबा को लेकर भी दीपिका कई सवाल खड़े हुए थे कि जब चरण रज लेने के लिए बार बार वो लोगों से आग्रह करते हैं और जब लोगों ने इसी की कोशिश की थी वहां भगदड़ जैसी स्थिति मिली। तो जब मुख्य तौर पर आपने किसी को उकसाया और जब भगदड़ हो गई तो आप अपना नाम पीछे खींच लेते हैं, तो ये भी सवाल बना हुआ था। देखिए, साफ तौर पे भोले बाबा तो यही कह रहे थे कि काम मेरा नहीं था, मेरा काम सत्संग में शामिल होना था, सत्संग देना था। आयोजककर्ताओं की आयोजन जिसने रखा, जो इस पूरे प्रोग्राम को जिसने मॉनिटर किया, ये जिम्मेदारी उनकी बैठती है। तो यहाँ पर बाबा जो हैं वह पाक साफ हो जाते हैं, अपने आप को साइड में रख देते हैं। और दूसरी बात ये देखिए कि सत्संग होने के बाद ये पूरा कांड हुआ तो इसमें बाबा अपने आप में थोड़ा बहुत बच जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाबा पाक साफ हैं, लेकिन बाबा पर भी कहीं ना कहीं आगे कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की नज़र बनी हुई है। लेकिन जो बड़ा एक्शन लिया गया सरकार की ओर से वो स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। और ये जवाबदेही यूँ कह सकते हैं सुनिश्चित होना भी लाजमी है, क्योंकि इन तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर से नीट की करेंगे, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार एक्शन मूड में है और ऐसे में बिहार से अब तक 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स में आप देख पाएंगे। दरअसल नीट मामला लंबे समय से चल रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने धरपकड़ अभियान की जिस तरीके से शुरुआत की थी, इस दौरान एक बार फिर बिहार से 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने पटना के कंकड़बाग से सनी कुमार और रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। तो 8 जुलाई को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 4 आरोपियों के रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी थी। हालांकि एक आरोपी चिंटू को जेल भी भेज दिया गया था। तो नीट मामले में लगातार अपडेट भी सामने आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि कैसे अलग अलग राज्यों में पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया गया था। अलग अलग ग्रुप्स के पास पेपर्स पहले से पहुंचे हुए थे और एक रात पहले कैसे कुछ छात्रों को बुला करके उनसे लाखों रुपए ऐंठ करके और उसके बाद उनको पेपर रटवाया गया था। और जिस के तहत में जब ग्रेस मार्क्स का मामला सामने आया, उसके बाद जब ये मामला पहुंचा कोर्ट तक, तो कई मामले अब तक जिस तरीके से नीट की अव्यवस्थाओं को लेकर के, अनियमितताओं को लेकर सामने आ चुके हैं। इस मामले में एक और जहां सीबीआई लगातार एक्शन ले रही है, लगातार धरपकड़ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं दीपिका कि कैसे
अभी भी सीबीआई की तरफ से 2 आरोपियों को बिहार से भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कुल मिला के गिरफ्तारी यदि हम देखें सुरभि, तो सीबीआई देश भर से 25 लोगों को तो वैसे ही गिरफ्तार किया था। अकेले बिहार की बात कर लीजिए तब आपको याद होगा कि बिहार से भी एक बड़ी पैमाने पे गिरफ्तारी की गई थी। कहा था कि कुएं में ही भांग मिली हुई है। एनटीए पे यानी कि जो टेस्टिंग एजेंसी है जो टेस्ट करवाती है उसको सवालों के घेरे में रखा गया। कहा गया कि किस तरीके से बिहार के पाक साफ जो सफ़ेद पोश हैं उनका नाम सामने आया। तो कुल मिलाकर देखा जाए नीट का एक ऐसा मामला है जो इस वक्त गले की हड्डी सरकार के लिए बना हुआ है। हालांकि इस पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीबीआई जो है लगातार आपको बता दें कि जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है। कई सफ़ेद पोश भी इसके घेरे में ज़रूर आएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इस लेकिन के बीच में आप बच्चों का समझिए, आप अभ्यर्थियों का समझिए, उनकी क्या गलती हो जाती है क्योंकि वो लगातार साल भर की मेहनत करते हैं और उसके बाद यदि पेपर लीक हो जाता है तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। हालांकि एक नया कानून जरूर बना दिया गया है, लेकिन हम देखना ये वाली बात होगी क्या ये नया कानून क्या कितना सफल हो पाएगा। ये पेपर लीक के मामले किस तरीके से राज्यवार नजर आते हैं। हालांकि तमाम जो राज्य, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लीजिए, पश्चिम बंगाल ने कहा कि भाई आपने पहले सबको सही चलता था, यदि हम राज्यवार तरीके से इसमें एग्जाम्स करवाते थे क्या तब पेपर लीक नहीं होते थे? नहीं, पेपर तब भी लीक हुआ करता था। यहाँ पर आपको जड़ में जाना होगा, रूट में जाना होगा कि आगे फ्यूचर में पेपर लीक ना हो पाए। बिल्कुल दीपिका, और हम खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिएगा, खबरों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 500 लोगों की किडनी बदलने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। किडनी का गैर कानूनी धंधा बांग्लादेश व भारत में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। गिरोह 4 साल में तकरीबन 500 लोगों की किडनी गैर कानूनी तरीके से प्रत्यारोपित भी कर चुके हैं। इसका खुलासा किडनी रैकेट के पर्दाफाश के बाद हुआ है। तो फिलहाल इस खबर को आप अमर उजाला में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबर है। दरअसल बांग्लादेश के अस्पतालों से मरीज और डोनर ढूंढ करके नोएडा और दिल्ली में किडनी का प्रत्यारोपण करवाया जाता था, और इसके खिलाफ अब एक्शन भी लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक कई ऐसे लोग निकलकर सामने आए हैं जिनसे जुड़ी हुई ये जानकारी मिली है कि उनका इलाज करवाने के बहाने उनको लाया जा रहा था, और यहाँ कैसे, जिसे एक और दीपिका ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अगर हम आमतौर पर डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं और वही डॉक्टर्स अगर इस तरीके से हमारे ऑर्गन्स को डोनेट करना शुरू कर दे, बिना परमिशन के निकालकर उसकी सप्लाई करना शुरू कर दे, तो ये कैसी व्यवस्था है? आखिर डॉक्टर्स को लेकर के लोग भरोसा कैसे करेंगे? अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा जो सिंडिकेट चल रहा है वो दिल्ली में चल रहा है। जी, इससे बड़ी बात क्या होगी, देश की राजधानी दिल्ली से ऐसे 500 लोगों को पकड़ा गया। अब आप समझिए कि इसका मतलब, चूंकि किडनी बदलने के दौरान आपको बता दें कि 4 लोगों की जान जा चुकी है। किडनी प्रत्यारोपण अधिकतर आपको बता दें कहाँ होता था, नोएडा के यथार्थ अपोलो में हुए थे, यानी कि जो आप समझिए यथार्थ हॉस्पिटल, जो कि बड़ा नाम है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा नाम है, और मेरा घर भी वहीं पर ही है। इसके अलावा देखिए आप अपोलो का जिक्र करिए, अपोलो कितनी बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर ऐसे काम होते थे। दिल्ली के एक बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल में केवल टेस्ट व जांच होती थी, यानी कि दिल्ली में जांच हो रही है, इसके बाद मरीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है नोएडा के अस्पतालों में, वहाँ पर किडनी का ट्रांसप्लांट होता था। अब ये समझिए कि कितना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा होगा, कब से काम कर रहा होगा। ये अच्छी बात है, ये राहत की बात है कि कम से कम अब इस पूरे सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ, इसका खुलासा हुआ। 4 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी। और बिल्कुल साथ ही दीपिका देखिए, दिल्ली और नोएडा का मामला अब तक सामने आया है। देश में न जाने अभी और कितनी जगह के ऐसे मामले होंगे जो खुल करके सामने नहीं आ पाए हैं। और ये रैकेट कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं होता है, क्योंकि जब किसी का अगर कोई भी ऑर्गन निकाला जाता है तो फिर ऐसे में उन ऑर्गन्स की सप्लाई इंटरनेशनल लेवल तक भी होती है, और इसमें कई बड़े नाम भी सामने आते हैं। लेकिन वहीं जिन अस्पतालों का हमने जिक्र किया, अपोलो और यथार्थ, ये ऐसे 2 प्रमुख अस्पताल जिन पर लोग भरोसा करके जाते हैं वहां अपनी चिकित्सा करवाने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में नाम चलता है, ऐसे हॉस्पिटल्स का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नाम चलता है। लेकिन आप किस तरीके से 500 लोगों की किडनी आपने निकाली, और डॉक्टर समेत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी तक देखिए 500 लोगों की किडनी निकाली गई है। 4 लोगों की किडनी का जब प्रत्यारोपण हो रहा था, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा था, तब
वह उसमें मारे जाते हैं। तो अभी समझिए, जो रक्षक होते हैं, जो आपकी सेहत का जिम्मा उनका होता है, आपकी जो बीमारी होती है उसको ठीक करने का जिम्मा एक डॉक्टर का होता है। आंख बंद करके डॉक्टर पर यकीन मरीज करता है, परिजन यकीन करते हैं। उस वक्त जब डॉक्टर ऐसी हरकत करते हैं तो जाहिर सी बात है, प्रश्न चिन्ह तब खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, यानी जिनके हाथों में आप अपनी जिंदगी की डोर को सौंप रहे हैं, उस धागे को तोड़ने का काम, उसमें गांठ लगाने का काम भी डॉक्टर्स ही कर रहे हैं। यानी कि आज के वक्त में भगवान का दर्जा जिन डॉक्टर्स को आप देते हैं, तो जरा सोच समझ करके दीजिएगा, क्योंकि ऐसा न जाने अभी और कितने लोगों के साथ में घटना घट रही होगी। खैर, खबरों में आप आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली की ही करेंगे, क्योंकि दिल्ली से एक और खबर सामने आई है जिसमें कि पेड़ों की कटाई पर सरकार और एलजी के बीच में खींचतान अभी भी जारी है। देखिए, आतिशी ने इस मामले पर लीपापोती के आरोप भी लगाए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। दिल्ली सरकार का आरोप है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहने पर पेड़ काटे गए। ये जमीन डीडीए के अधीन आती है, डीडीए एलजी के अधीन आते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों का आरोप है कि एलजी खुद कई बार निरीक्षण के लिए आ जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दें कि जो कटाई का सिलसिला है उसी को लेकर हमेशा से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में खींचतान चलती आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये जो स्थिति है, देखिए सुरभि, आप इसे ऐसे भी समझिए कि ना सिर्फ पेड़ कटाई का मामला हो, दिल्ली में पानी की समस्या का मामला हो, अधिकारियों के ट्रांसफर का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, जो खींचतान का मामला होता है, ये दोनों ही, चाहे दिल्ली सरकार हो और एलजी के बीच में कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आता है। अब पेड़ कटाई का मामला जो है, अब ये मुद्दा बनकर तैयार कर दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि बड़ा मुद्दा है, जिसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि इनके बीच में कैसे, अब यूँ कह सकते हैं, स्थितियाँ सामान्य हो पाएंगी। फिलहाल स्थितियाँ सामान्य होती तो नजर आती नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब भी गवर्नमेंट को लेकर के सवाल जवाब किए जाते हैं, खासतौर पर जब देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र आता है, तो हमेशा गवर्नर और जिसकी सरकार दिल्ली में होती है उनके बीच तू मैं की स्थिति जरूर नजर आती है। और ये जो तस्वीर आप अखबार में देख भी रहे हैं, ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही प्रकार के अखबारों में, कई अखबारों में आपको ये खबर मिल जाएगी कि कैसे इस वक्त पेड़ की कटाई का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। और डीडीए और गवर्नर के फैसले को लेकर के, आपकी ये जमीन डीडीए की थी तो ये दिल्ली सरकार के अधीन आती है, गवर्नर की तरफ से ऐसा फैसला कैसे दिया गया, तो एक बार फिर से तू मैं की स्थिति बन चुकी है। दीपिका, देखिए, आपको बता दें, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की है। भारद्वाज ने डीडीए पर पेड़ काटकर नई सड़क बनाने का गंभीर आरोप लगा दिया है। दक्षिणी दिल्ली के रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ काटने का जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। अब समझिए कि पेड़ काटने की मामले के लिए गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज मंगलवार को छतरपुर में उस जगह पहुंचे जहां पर इस क्षेत्र में 1100 पेड़ काटे गए। भारद्वाज ने कमेटी के अन्य सदस्यों से इस क्षेत्र में घूम कर स्थानीय लोगों से बातचीत की। भारद्वाज ने कहा कि मेरे पीछे जो सड़क आप देख रहे हैं उसके तरफ दोनों ओर घने पेड़ हुआ करते थे। सड़क से हम यहाँ तक आए, उसे चौड़ा करने के काम में सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया। कहा कि अलग आपको सड़क को चौड़ा करना ही था तो इन फार्म हाउस को हटाना चाहिए था, ना कि जंगलों को, ना कि पेड़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि फार्म हाउस मालिकों को इससे फायदा पहुंचाया गया। ये यहाँ पर सौरभ भारद्वाज का कहना है कि यहाँ पर अब ये जो फार्म हाउस है आप उन्हें हटाते, यहाँ जो दुकानें थी आप उन्हें हटाते, पेड़ों को क्यों हटाया गया? लेकिन दीपिका देखिए, इसमें सवाल ये भी बहुत ज्यादा लाजमी होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति इन दिनों देख रहे हैं और उसमें भी अगर ये पेड़ काटे जा रहे हैं तो सवाल इसमें बनता है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से यही पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर आपको चौड़ीकरण करना था रास्तों का तो आप फार्म हाउसेस को हटाइए, आप उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन पेड़ों की कटाई करके क्या आप लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे? क्योंकि पॉल्यूशन ये सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में रहता है। यही बात कह रही हूँ आपसे कि कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अब रिपोर्ट सौंपेगी। भारद्वाज ने कहा कि फैक्टिंग जो फाइंडिंग कमेटी है अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। फरवरी में एलजी के सक्सेना उस क्षेत्र के दौरे पर गए थे, इसी के बाद वहां पर पेड़ काटे गए थे। ठीक है, अदालत डीडीए से कह चुकी है कि वो किसी को भी बचाने की कोशिश ना करें और स्पष्ट तरीके से बताएं कि आखिरकार 1100 जो पेड़ काटे गए हैं
किसके कहने पे काटे गए हैं, किसी को बचाने की कोशिश ना की जाए। देखिए ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 1-2 नहीं, 10-12 नहीं, 1100 पेड़ काटे गए हैं सड़क को चौड़ाकरण करने के लिए, और तमाम चीज़ें यथावत बनी हुई हैं, चाहे वो फार्म हाउस क्यों ना हो, चाहे वो अन्य दुकानें क्यों ना हो, तो उनको क्यों नहीं हटाया गया, पेड़ों को ही क्यों हटाया गया। बिल्कुल, और यही कारण भी माना जा रहा है जिस वजह से लगातार इस पर अब राजनीति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि डीडीए और गवर्नर का पूरा मुद्दा यहाँ फंस चुका है और इसी के तहत में अब गवर्नर को घेरने का काम दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। अब क्या इसमें प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि मामला तो अदालत तक पहुंच चुका है, तो हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि मामला इस वक्त अदालत में है, तो अदालत का फैसला इस पर क्या आता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्ष को संदेश, कहा राजनीति भूलकर बच्चों के भविष्य पर हावी नहीं होने देना चाहिए, भविष्य पर इसका ध्यान होना चाहिए। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राज्यों से कहा कि वह अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखें और साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जो लक्ष्य है उनमें शिक्षा एक अहम पहलू है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को योग्यता आधारित बनाने पर जोर दिया है। तो फिलहाल इस खबर को आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे, और यह खबर इस वक्त जब आप देखने और समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें यह भी आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि जब भी मामला दिल्ली का अगर जुड़ा हुआ होता है या फिर शिक्षा को लेकर के होता है तो कई बड़े सवाल इसमें खड़े होते हैं, और यही ये कारण है। देखिए यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि मतभेद भूल करके बच्चों का भविष्य गढ़े राज्य, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, और ऐसे में अब शिक्षा नीति को लागू हुए 4 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने इसके अमल की समीक्षा शुरू कर दी और राज्यों के साथ ही इसे लेकर 2 दिनों की अहम बैठक भी रखी गई है। इसके पहले सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित किया और राज्य से कहा कि वो अपने राजनीतिक मतभेद भूल करके बच्चों के भविष्य पर ध्यान दे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर बच्चों की शिक्षा पर सवाल खड़े होते हैं, उनको सही तौर पर शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो फिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। दीपिका, बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि नई शिक्षा प्रणाली, जो नई शिक्षा नीति लागू होनी थी उसको 4 साल हो गए हैं, यानी कि अब उसको तो आपने एज अ कानून बना दिया, लेकिन उसे राज्य ही तो लागू करेगा, सेंट्रल थोड़ा लागू करेगी भाई। आपको वो कानून बनाना उनका काम था, हर राज्य को उसको लागू करना है। अच्छा, राज्य का ये कहना है, कई ऐसे मामले ऐसे आए थे, सुरभि आपको भी याद होगा, जब नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था तो यहाँ पर राज्यों की ओर से कहा गया कि बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, इनको आप दुरुस्त करिए, इनमें आप किस तरीके से, चूंकि आपको याद होगा कि इंग्लिश का जो पूरा पैटर्न है उसको हम हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी में बच्चे पढ़ सकते हैं, तो तमाम चीज़ें थी जिसमें सुधार की मांग वो ज़रूर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ आप राजनीति न करें, नई शिक्षा नीति जो लागू कर दी गई थी उसको अब अपनाने की ज़रूरत है, उसे आत्मसात करने की ज़रूरत है, यानी कि जो गेंद है अब वो राज्य के पाले में है। अब राज्य इस गेंद को कैसे ले पाएगा, कैसे खेलेगा, झेलेगा, ये देखने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ आप खबरों में फिर से आगे बढ़ते हुए बात बिहार की करेंगे, क्योंकि वहां राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो फिलहाल ये खबर अमर उजाला में आप देख पाएंगे, और इस खबर को लेकर के जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही थी, मनीष कुमार वर्मा वही शख्स है, वही व्यक्ति जो कि बेहद करीबी नीतीश कुमार के बताए जाते हैं, और जिस दौरान ये खबरें चली थी उस वक्त भी ऐसी चर्चाएं थी कि उत्तराधिकारी के तौर पर उनका नाम सबसे आगे आ रहा था कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो फिर इस बीच में इनका नाम सामने आ सकता है। तो देखिए, जो हेडिंग देख रहे हैं आप, ये हेडिंग ही बड़ी दिलचस्प आपको नजर आएगी। देखिए, बिहार में राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल हो गए हैं। अब जैसे ही आईएएस अधिकारी, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, जेडीयू में शामिल हो जाते हैं, नीतीश कुमार के पूर्व सचिव मनीष कुमार वर्मा ने मंगलवार को जेडीयू की सदस्यता ली। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। तब ये कहा कि वंशवाद में नहीं फंसे नीतीश, पर जातिवाद से न बच पाए। देखिए दीपिका, इस हेडलाइन के पीछे एक मुख्य कारण ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा का नाम चल रहा है, एक तो उन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी बताया जाता है, दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि मनीष कुमार उसी स्थान से आते हैं जो कि गृह जिला है नीतीश कुमार का, यानी नालंदा। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिस वक्त जब एक घटना घटी थी पटना में, और
रावण का जब दहन किया जा रहा था उस वक्त 42-45 लोगों की जाने गई थी और उस दौरान मनीष कुमार के पास वो जिम्मेदारी थी, डीएम थे वो उस स्थान के, लेकिन उन पर कार्रवाई नीतीश कुमार की तरफ से नहीं की गई थी। तो ये भी एक बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है कि इतना सब होने के बाद भी अगर नीतीश कुमार ने एक्शन उस दौरान नहीं लिया, उसके बाद से उनके लिए एक नया पद भी सृजित कर दिया गया, तो क्या ये खरीबियां हैं जिस वजह से उनको अब जेडीयू में पूरी तरीके से तरजीह दी जा रही है? जाहिर सी बात है, तमाम सवाल ऐसे खड़े होते हैं जिसका जेडीयू को जवाब देना आगे मुश्किल हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि मनीष को किस तरीके से बतौर यूँ कह सकते हैं कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर या फिर उनके यूँ कह सकते हैं कि आगे नीतीश कुमार ना हो सीएम तो इनको भी बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। तो फिलहाल यही कहा गया है कि परिवारवाद में तो नीतीश नहीं फंसे, लेकिन हाँ जाति से भी तो ऊपर नहीं उठवाए, इसलिए मनीष जो मनीष हैं वह कहीं ना कहीं जेडीयू में शामिल हो गए। अब सवाल जो खड़े होंगे, चूंकि इतिहास जो है कहीं अपने आप में ना दोहराया जाए, और यूं कह सकते हैं कि मनीष पे जो पहले आरोप लगाए थे क्या उसको यहाँ पर आरजेडी जो है, जो विपक्ष जो है, क्या वो डाइजेस्ट कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, या फिर इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सुरभि। तो बिल्कुल, अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भ्रमित प्रचारों पर पतंजलि से जवाब मांगा था, और क्योंकि आप सभी को ये बात जरूर मालूम होगी कि पतंजलि के जो भ्रामक विज्ञापन थे उसको लेकर के कैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी, और अब इस खबर को आप विस्तार से देख पाएंगे हिंदुस्तान टाइम्स में। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पतंजलि की तरफ से जो भ्रामक विज्ञापन जारी किए गए थे और इसी मामले में सुनवाई भी की, तो कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है तो सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी समान रूप से ही जिम्मेदार होंगे। और क्या इसका पालन किया जा रहा है? जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या उसका पालन किया जा रहा है? ये सवाल भी पूछा गया था कि इसके खिलाफ आप प्रूफ दे। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। देखिए, प्रोवाइड प्रूफ दैट द बैंड आइटम्स आर नॉट बीइंग सोल्ड। सुप्रीम कोर्ट टू पतंजलि, ये कड़ी फटकार है कि आप बैंड जो आपके आइटम्स हैं उनको आप सोल्ड नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। यदि आपने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं आप पर कार्रवाई अब हो जाएगी। द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ट्यूसडे directed Patanjali Ayurveda to provide proof that it has increased the sales and advertisement 14 products that were banned by the Uttarakhand State Licensing Department in April, seeking is variety यानी कि verification. Patanjali's claim that the issues is all the stores owned media advertising outlets and social media platform to the अंडर टू द बैन, यानी कि 14 ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि उत्तराखंड सरकार ने खुद बैन किए थे। उन प्रोडक्ट पर आप किस तरीके से उनको वापस से रिन्यू करने के लिए, वापस से चलाने के लिए या फिर जनता तक पहुंचाने के लिए आप कैसे एडवर्टीजमेंट का सहारा ले सकते हैं, मीडिया का सहारा ले सकते हैं या फिर किसी भी सेलिब्रिटी का सहारा ले सकते हैं, ये आप कतई नहीं कर सकते। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। पतंजलि के बारे में आपको याद होगा कि कोरोनल दवा को लेकर भी उन्होंने कहा था कि कोरोनल दवा यानी कि कोरोना को मिटाने के लिए हमारे पास एक दवा मौजूद है, ये कोरोनिल है। आपको याद होगा उस वक्त बड़ी पॉम्पेन शो के साथ पतंजलि में यानी कि यूं कह सकते हैं कि साफ तौर पर कहा गया था कि ये कोरोना को मिटाने में कारगर साबित होगी। यहाँ पर आपको ये भी याद होगा कि मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो साफ तौर पर सामने आ गया था, और ये जब दावा किया गया कोरोना को मिटाने का तब ये सवाल खड़े हो गए कि आप सीधे सीधे यहाँ पर इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके बाद कैंसर का सुर भी आपको याद होगा, कैंसर का जिक्र किया कि कैंसर की दवाई बनाने का दावा आप कैसे कर सकते हैं। आप अपनी दवाई को बेचिए, लेकिन आप एलोपैथी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, और सिर्फ ना केवल पतंजलि ने एलोपैथिक दवाइयों पर सवालिया निशान खड़े किए थे, बल्कि 100% रिजल्ट देने का भी दावा किया जा रहा था। और इसी के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप भ्रामक विज्ञापन मत चलाइए, लोगों को भ्रम में मत डालिए, क्योंकि अगर किसी को उचित इलाज की जरूरत है और अगर ऐसे विज्ञापनों का सहारा लेके वो डॉक्टर्स के पास ना जाकर वो आपकी दवाइयों का सेवन कर लेते हैं और कल को उनकी जान पर बनाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जवाबदेही किसकी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि अब ना केवल पतंजलि इसकी जिम्मेदार होगी, लेकिन अगर ऐसा एडवर्टीजमेंट करने के लिए कोई भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर भी आगे आता है तो उससे भी इक्वली जिम्मेदार ठहराया जाए। ऑलरेडी बैन प्रोडक्ट पे आप वापस, यानी कि जो पहले से ही आपके प्रोडक्ट बैन कर दिए गए हैं, 14 ऐसे
प्रोडक्ट हैं जिसको बैन कर दिया गया है, उन्हीं को वापस से आप रिन्यू करना चाहते हैं, उन्हीं को वापस से आप मार्केट में लाना चाहते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सुरभि। तो वहीं चेन्नई में बीएसपी चीफ की हत्या का विरोध अभी भी जारी है। सीएम एमके स्टालिन ने मृतक आर्मस्ट्रांग के परिवार से मुलाकात की और इस खबर को आप हिंदुस्तान टाइम्स में ही देख पाएंगे। दरअसल जिस तरीके से आपने देखा या सुना होगा कि कैसे आर्मस्ट्रांग की निर्मम हत्या की गई, कुछ बाइक पर सवार होकर बदमाश पहुंचे थे और चाकुओं से गोदकर बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। अब इस मामले में स्टालिन खुद पीड़ित परिजन के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, यानी आर्मस्ट्रांग के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स में आप देख सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को बसपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में उनके परिवार से मुलाकात की। अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए गहन जांच का आश्वासन भी दिया। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि स्टालिन ने जिस तरीके से बीएसपी चीफ के पत्नी से मुलाकात की है, तो इस फोटो को भी यहाँ पर आप देख पाएंगे और इस फोटोग्राफ को देखने के साथ समझा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से अगर परिजनों को आश्वासन दिया जा रहा है कि उचित कार्रवाई होगी, क्योंकि गिरफ्तारियां अब तक कई की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कई बड़े आरोप सिद्ध होने बाकी हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मॉनसून में एक बार फिर से जारी रहेगा महंगाई का ट्रेंड। जी हाँ, सब्जियों के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से टमाटर, अन्य सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, खुदरा महंगाई में वृद्धि होती जा रही है और यही एक बड़ी वजह है कि लोगों का जो बजट है, रसोई का जो जायका है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। तो टमाटर, अन्य सब्जियों की कीमत इस वक्त आसमान छू रही है। अभी भी राहत महसूस नहीं की जा रही। देखिए, इस खबर को जगह दी है अमर उजाला ने। आपको जरा समझा भी दें कि साफ तौर पे आपको बता दें कि 4.8% पहुंची है जून में मुद्रास्फीति। दरों में कटौती के लिए अभी और इंतजार करना होगा। तो बिल्कुल, भारत में हरी सब्जियों के साथ प्याज, आलू के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन टमाटर की कीमतों में खास तौर पर उछाल देखा जा रहा है और इससे सीधा दीपिका असर आम जनता की जेब पर जरूर पड़ा है। गृहिणियां बहुत ज्यादा परेशान नजर आती हैं कि टमाटर का इस्तेमाल वो खास तौर पर जब सब्जियों में करती हैं, चटनी बनाने के लिए करती हैं, तो अब क्या उसमें भी कटौती की जाए? अच्छा, समझने वाली बात यह भी है कि पहले बहुत गर्मी पड़ी सुरभि, तब तमाम सब्जियां खराब होना शुरू हो गई। इसके बाद बारिश इतनी पड़ गई कि जो खड़ी फसलें हैं वो गल गई। इसी खबर को जगह दी गई है कि ज्यादा और बढ़ सकते हैं टमाटर, आलू व हरी सब्जी के दाम। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर व हरियाणा बारिश से जो तमाम फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं। इससे पहले भीषण गर्मी ने फसलों को बर्बाद किया। किसानों का कहना है कि गर्मी से उन्हें टमाटर की सही कीमतें नहीं मिली थी। अब कीमतें अच्छी हैं तो बारिश ने उन पर पानी फेर दिया। तो फिलहाल देखिए, स्थितियां आगे बद से बदतर होंगी और खराब होंगी। तो आप थोड़ा सोच समझ के अब सब्जियों का इस्तेमाल करिए। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में खास तौर पर जिस तरीके से हम निकलते हम जाते हैं, तो अक्सर आपने भी सुना जरूर होगा दुकानदारों से भी, सब्जी विक्रेताओं से भी, कि कैसे उनका भी ये कहना होता है कि अभी मानसून की शुरुआत हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा कई जगहों से फसलें खराब होने की जानकारी आपको मिलेंगी, खबरों में भी आप देख पाएंगे। और यही वो कारण जिस वजह से बताया जा रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सब्जी विक्रेताओं के पास में भंडार नहीं है सब्जियों का, और यही मुख्य वजह बताई जा रही है जिसके चलते टमाटर के दाम बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बने भारतीय टीम के नए हेड कोच। कहा ये क्षण भावुक करने वाला है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। गौतम गंभीर इंडिया के नए हेड कोच बना दिए गए हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने खुद इस बात की पुष्टि की। अब गंभीर ने खुद भी टीम इंडिया का हेड कोच बनने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत ही उनकी पहचान है और देश सेवा करने से ज़्यादा सम्मान की बात उनके लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। गंभीर ने बताया कि वो इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। हर बार जब भी टीम इंडिया मैदान में उतरे तब भारतीय फैंस को उन पर गर्व महसूस हो। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इस वक्त ये कहा जा रहा था कि गौतम गंभीर क्योंकि पुराने क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं और उनका बेहतरीन प्रदर्शन भी हर किसी ने देखा है, तो ये माना जा रहा था कि राहुल द्रविड़ को रिप्लेस अगर कोई कर सकता है तो वो वही करेंगे। और अब जब बीसीसीआई की तरफ से उनके चीफ यानी कि जय शाह की तरफ से एक एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए ये सबके सामने बात रखी गई कि अब से
गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच होंगे। अब देखना यह होगा कि इनकी पारी, इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है और इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले और कितनी ट्रॉफीज आने वाले समय में हम देख पाएंगे। और क्या टीम इंडिया कितनी और निखर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे तमाम खास खबरों के साथ ठीक 8 बजे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।